तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है छोटे मगर सच्चे किस्से, जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ये वो किस्से हैं जो अचानक कभी भी दस्तक दे जाते हैं। अचानक अच्छा भला इंसान घबरा जाता है, सोचता रह जाता है कि आखिर मैं ही क्यों। तो इसी तरह अगर आपको कहानियां सुनने का शौक है तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि हम अपनी नई नई कहानियां सुनाते रहें। और अगर आपके पास कहानियां हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम सविता है और मेरे पति का नाम मनोज है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और एक प्यारी सी बेटी। उस वक्त हम हमारे ससुर और सासू माँ के गुजर जाने के बाद से हम अपना गांव छोड़कर शहर आ गए थे, जो कि मेरे ही मायके के पास पड़ता है, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद। मेरे हस्बैंड ने अपनी कुछ जमीनें बेचकर ऋषिकेश में एक गेस्ट हाउस खरीद लिया, जिसका नाम श्री बद्री होटल है। दोस्तों, ये तो थी हमारी कुछ बातें, जिसे आप मेरा परिचय भी कह सकते हैं। पर आगे जो होने वाला है वो एक ऐसा सच है जिस पर हर किसी का विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, दरअसल बात आज से 2 साल पहले की है। उस वक्त मेरा बड़ा बेटा पारस, जो कि हमें बिना बताए गेस्ट हाउस चला गया, वो भी अपने कुछ 10 दोस्तों के साथ। और वहां उसके साथ जो हुआ, कोई यकीन करे या ना करे, पर यह बात सभी के लिए है कि कभी भी जिंदगी में किसी भी मरे हुए इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और खासकर तब जब कोई मरे हुए इंसान के करीब आप खड़े हो। खैर, जब पारस और उसके दोस्तों ने रुड़की पार किया तो सभी को भूख लगने लगी, तो उन्होंने अपने आसपास कोई ढाबा ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन जब आसपास कोई ढाबा नहीं मिला तो रास्ते में उन्हें एक आदमी का अंतिम संस्कार करते हुए लोग दिखाई दिए। सबने अपनी बाइक रोकी और उस आदमी के चिता के सामने ही वॉशरूम करते हुए पूछने लगे कि भैया, यहाँ आसपास कहीं ढाबा होगा। ये देख वो लोग उन्हें थोड़ा अजीब तरीके से देखने लगे, तो सब चुपचाप वहां से आगे की ओर चले गए। रास्ते में उन्हें एक टूटा फूटा सा ढाबा दिखाई पड़ा, तो सब लोगों ने उतरकर एक एक कर अंदर जाना शुरू कर दिया। और अंदर जाते ही सबने अपनी अपनी डिश की फरमाइश कर दी। ढाबे पर काम कर रहे आदमी ने उन्हें ऊपर से नीचे की तरफ देखा, फिर एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, यहाँ सिर्फ आलू के पराठे मिलेंगे और कुछ नहीं। सबको भूख तो लगी ही थी, तो किसी ने मना ना करते हुए पराठे खाना ही ठीक समझा। सबने खाना खाकर बिल मांगा तो ढाबे वाले ने ना जाने क्यों पर बिल भरने से मना कर दिया। ये बात सुनकर पारस यानी मेरे बेटे ने कहा कि बिल नहीं दोगे तो क्या हमें रखोगे। ये बात सुनकर ढाबे वाला थोड़ा चिढ़कर बोला कि कहा ना कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहां से। पर दोस्तों, मेरे बेटे का दिल थोड़ा नरम है। उसने चुपचाप एक पानी के जग के नीचे कुछ पैसे रख दिए और सब बाहर आ गए। इसके बाद थोड़ी दूर चलने पर सब लोग बाइक के पास पहुंचे, तो ठीक उसी वक्त मेरे भतीजे प्रिंस को याद आया कि उसका फोन तो पीछे ढाबे पर ही रह गया। उसने अपनी थोड़ी जेब टटोली और उसके बाद जैसे ही पीछे की तरफ देखा तो हैरान रह गया। पीछे दूर दूर तक कोई भी नहीं था। ये देख एक एक कर सब घबरा गए। पर हम लोग भगवान पर भी विश्वास रखते हैं। मेरे बेटे और मेरे भतीजे प्रिंस के गले में हमारे बाबा जी का लॉकेट था, लेकिन दूसरी तरफ वहां पर सभी लोग पागल से हो गए थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आप लोग यकीन माने, वो कई घंटों तक वहीं घूमते रहे, पर ना जाने क्यों पर वो बार बार घूम फिर कर उसी जगह पर वापस आ रहे थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे बेटे का एक दोस्त, वो तो बिल्कुल होश में ही नहीं था। उसकी हरकतें एक नॉर्मल इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी। जब सब लोग परेशान हो गए तो किसी तरह बड़ी मुश्किल से उन्हें सही रास्ता मिला। तब जाकर उन्होंने गेस्ट हाउस कॉल किया और कहा कि हमें यहाँ लेने आओ, हम अब और चल नहीं पा रहे हैं। इसके बाद हमारे होटल के मैनेजर ने उन सबको वापस घर भिजवाया। घर आने के बाद
मेरे बेटे ने मुझे उसके साथ हुई सारी बात बताई। इसी बीच उसे काफी तेज बुखार भी था। वो बुखार कोई ऐसा वैसा नहीं था। हम सभी लोग करीबन 1 महीने तक परेशान रहे। इसके बाद मैं एक बाबा के पास गई। वो बाबा बालाजी महाराज के भक्त हैं। उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और फिर जैसे ही उन्होंने मेरे बेटे के सर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र कहे तो यकीन मानिए मेरा बेटा खुद से ही सब कुछ कहने लगा। वो जो कुछ भी कह रहा था वो खुद नहीं बल्कि उसके अंदर की बलाएं बोल रही थी। वो कह रही थी कि इन सब ने हमारे अंतिम संस्कार के सामने वॉशरूम किया, वहां पर थूका, हमारा मजाक उड़ाया। हम सब भी यहाँ पर घूमने आए थे और हम खाई में जा गिरे। तब से हम यहीं रहते हैं और अब यही हमारा घर है। इसके बाद बाबा ने कुछ क्रियाएं की तो मेरा बेटा एकदम से ठीक हो गया। आज वो 20 साल का हो चुका है, पर उसका दोस्त जिसका नाम यशगिल है वो आज भी थोड़ा परेशान है। उसे आज भी वही सब दिखता है। बस यही थी हमारी कहानी। आइए दोस्तों दूसरे किस्से की तरफ चलते हैं। दोस्तों मेरा नाम आनंद त्रिपाठी है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मेरा गांव बीटी रावत पड़ता है। वैसे मैं ये सब भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उस दिन मैंने देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। ये बात 2015 की है। उस वक्त मैं अपने मामा जी के घर से वापस आ रहा था। मेरे साथ मेरी माँ और मेरा भाई था। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल की थी और मेरा भाई 10 साल का था। हम लोग मध्य प्रदेश सतना से आ रहे थे। हमारे घर के स्टेशन से हमारा घर 1 किलोमीटर दूर पड़ता है। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। हम लोग उतरे और आगे की ओर बढ़ने लगे। हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ से चल रहे थे कि अचानक मेरी नजर नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर गई। पहले तो मैं कुछ देर देखता ही रहा। मेरी आंखें मुझे 2 आदमी दिखा रही थी, पर उनका शरीर मुझे नहीं दिख रहा था। मैंने तुरंत माँ को भी देखने को कहा। माँ भी ये देख बहुत डर गई। उस वक्त हम अकेले थे। माँ को ऐसा देख हम भी डर से कांपने लगे। पर एक बात थी, हमें कुछ नुकसान नहीं हो रहा था। हम लोग बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागे। हमारा कुछ सामान तो वहीं जमीन पर रह गया, पर उस वक्त भागना ही ठीक समझा। भागते भागते हमें सड़क के किनारे एक मकान दिखा जो कि हमारे जानने वाले का था। शुक्र था, हमने तुरंत वहां जाकर उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मंदिर से राख उठाई और हम तीनों के सर के ऊपर से घुमाकर बाहर की तरफ फूंक दी। इसके बाद हम उस रात वहीं रुके। पर मैं आज भी सोचता हूं तो एक सवाल मेरे मन में आता है कि जो हमारे साथ हुआ उसके बाद अगर हमें घर पर रुकने को नहीं मिलता तो हमारे साथ क्या होता। वैसे भी रात को कई क्राइम भी होते हैं, पर अब तो सब ठीक है। आइए दोस्तों चलते हैं अपने तीसरे किस्से की तरफ। दोस्तों मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं बिहार के पटना का निवासी हूं। यह कहानी मेरी माँ के साथ घटी है जब वो 15 साल की थी। दोस्तों आगे की कहानी मैं आपको उनकी माताजी के तरीके से सुनाऊंगा। आइए चलते हैं। मेरा नाम पूनम है और मेरी बहन का नाम रीता था। उन दिनों मैं रीता के वहां गई थी तो वो बहुत खुश लग रही थी। और फिर एक दिन जब मैं अपने स्कूल से घर आ रही थी तो मैंने देखा कि हमारी गली में कोहराम मचा हुआ था। मैं दौड़कर माँ के पास गई और पूछा कि माँ इतनी भीड़ क्यों है। तो माँ ने बताया कि तुम्हारी बहन रीता ने खुद को आग लगाकर मार दिया है। दोस्तों इसकी वजह यह थी कि रीता की शादी को 3 साल हो चुके थे और इस बीच उसे कोई संतान भी नहीं थी। घर पर उसे कई ताने सुनने को मिलते थे। कई लोगों ने तो उसे अपशब्द बोलने में भी कसर नहीं छोड़ी। वो कब तक ये बर्दाश्त करती, इसलिए अब वो इस दुनिया में नहीं रही। रीता के मरने के 2 दिन बाद उस वक्त हमारी गली में दहशत का माहौल बन चुका था। उस रोज वो मेरे घर आई। एक तो मैं डर के मारे वैसे ही सो नहीं पा रही थी और रात के ठीक 2 बज रहे थे कि तभी मेरे कानों में एक आवाज आई कि पूनम चल खेलते हैं। मैं डर के मारे कांपने लगी थी क्योंकि उसकी मौत तो 2 दिन पहले ही हो चुकी थी। तो यह आवाज कैसी थी? मैं चुप ही थी कि उसने मुझे फिर से कहा कि मैं अकेली नहीं रहूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। डर के मारे मैं अपनी आंखें बंद करके बैठी थी।
और जब मैंने हल्के से अपनी आंख खोली तो मुझे उसकी एक काली परछाई दिखाई दी जो कि ठीक मेरे सामने थी। ये सब देख मैं जोर से चिल्लाई तो माँ दौड़कर मेरे पास आई। माँ ने मुझे जोर से हिलाकर उठाया और पूछा कि क्या हुआ। मैंने रोते हुए माँ से कहा कि रीता आई है। तो माँ ने मुझे डांटते हुए कहा कि यहाँ कोई नहीं है। मैंने माँ से फिर कहा कि माँ सच में वो रीता ही थी। अचानक वही आवाज फिर से सुनाई दी। रीता ने कहा, हाँ चाची, मैं रीता ही हूं और पूनम को अपने साथ ले जाने आई हूं। ये सुनते ही माँ ने एकदम से मुझे अपने आंचल में छुपा लिया और डटकर खड़ी हो गई और रीता से पूछने लगी कि तू यहाँ क्यों आई है? मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता, जा यहाँ से। इसके बाद वो गायब हो गई और सुबह होते ही माँ मुझे तांत्रिक के पास ले गई। तो तांत्रिक ने थोड़े चावल पड़कर मुझे दिए और कहा कि कुछ समय तक इसको अपने पास ही रखना, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैंने वही सब किया और सच में तब से लेकर अब तक सब कुछ ठीक है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने चौथे किस्से की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम रहमान है। एक दिन की बात है, मुझे मेरे दोस्तों का फोन आया जो कि मुझे नाइट आउट करने को कह रहे थे। मैंने भी हाँ बोल दिया और जब हम सब इकट्ठे हुए तो सोचने लगे कि घूमेंगे कैसे, हमारे पास तो बाइक भी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पैदल ही घूम लेते हैं। सबने हाँ कहा और हम चल पड़े। उस वक्त रात के ठीक 10 बज रहे थे। हमने बहुत घूमा, खूब मजे किए। हमें पता ही नहीं चला कि कब रात के 1 बज गए। हम सभी के पैर भी बहुत दुख रहे थे कि तभी मैंने कहा कि चलो भाइयों, थोड़ी देर ब्रिज पर बैठते हैं। हम सब वहां मिलकर बैठ गए। थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। तो हमने इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। हम सब तुरंत ही डरकर वहां से भाग गए। थोड़ी दूर जाने के बाद हम सबने हाथ मिलाया और कहा कि चलो सब अपने अपने घर चलते हैं। अब हम सब अलग हो चुके थे। मैं चुपचाप चलता हुआ एक सुनसान गली से गुजर रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि अक्सर रात में उस गली से कोई गुजरता नहीं था। मुझे भी वहां कुछ अजीब नेगेटिविटी सी फील हो रही थी। उसी टाइम मुझे बहुत जोर से वॉशरूम लगी तो मैंने इधर उधर देखा तो पास में ही एक मैदान था। मैंने सोचा यही ठीक है। इसके बाद मैं चुपचाप वहां से निकल रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, वो भी 2 बार। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। फिर जैसे ही मैंने अपना सर आगे की ओर किया तो पाया कि एक आदमी अपनी गर्दन झुकाए मेरे सामने खड़ा था। मैंने उस आदमी से पूछा कि इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे हो भाई साहब? उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने एक बार दोबारा उससे पूछा। इस बार उसने धीरे से अपना सर ऊपर की ओर किया तो मैंने जो देखा उसके सर पर खून ही खून था और उस पर बिच्छू चिपके हुए थे। ये सब देखकर मैं एकदम चौंक गया और बिना सोचे समझे एक झटके से वहां से बड़ी तेजी से भागा। मैं बार बार अपनी जुबान पर बस अल्लाह का नाम ही जप रहा था। वो ठीक मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। उसकी रफ्तार मुझसे भी तेज लग रही थी। बस मैं उससे दूर इसलिए था क्योंकि वो मेरे भागने के करीब 1 मिनट बाद मेरे पीछे भागा। भागते भागते रास्ते में एक चौराहा आया तो वो अचानक कहीं गायब हो गया और मैं भी ठीक अपने घर पहुंच गया। एक तो वैसे ही मेरे पैर दुख रहे थे। घर जाते ही मुझे एकदम से नींद आ गई। पर सुबह तक मुझे बुखार ने घेर लिया था जो कि करीबन 5 दिन तक चला। फिर कहीं जाकर मैं दरगाह गया तो मन को शांति मिली। मौलवी साहब ने बताया कि वो एक पिशाच था। अच्छा हुआ तू बच गया, वरना वो तुझे गायब कर देता। जा घर जा, उसने तुझे बख्श दिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। ये वो छोटे किस्से हैं जो कई हजारों लोगों के साथ भी हुए होंगे। पर अंत करने से पहले मैं आपको अपने ही गांव का एक छोटा सा किस्सा बता देना चाहता हूँ। दरअसल इंसान का डर ही उसे मौत के घाट उतार देता है। हालांकि बाहर से मजबूत दिखने वाला ये इंसान एक शर्त के चक्कर में मारा गया। ये बात पहाड़ों की है। एक बार की बात है, 4 लोगों ने सिर्फ एक बात ही छेड़ी थी कि वो रात को किसमें इतना दम है
कि वो जाकर नीचे नदी से एक पत्थर उठाकर लाएगा। बस बात छिड़ी तो उसमें से एक राजी हो गया और वो उस वीरान सुनसान रास्तों से होता हुआ नदी के पास पहुंच गया और पत्थर ढूंढने लगा। और जैसे ही उसने पत्थर उठाया तो उस वक्त उसकी जान चली गई। दोस्तों, दरअसल उस वक्त वहां कुछ भी नहीं था। वो इंसान जब नीचे झुका तो वहीं नीचे उसका कुर्ता एक लकड़ी के खांचे में फंस गया था और वो जब उठा तो उसे लगा कि शायद कोई प्रेत आ गया है। वो इतनी बुरी तरह से डर गया कि डर के मारे उसकी जान ही चली गई। काश अगर वो सर्द के चक्कर में नीचे न जाता तो आज वो जिंदा होता। तो दोस्तों, अगर आपको ये छोटे किस्से पसंद आए हो तो चैनल को लाइक जरूर करें और कमेंट तो बेहद ही जरूरी है। पर एक बात, आप सभी खुश रहें, ठीक रहें और इन दिनों अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। कोरोना से बचें और डटकर इससे लड़ें। बाय बाय।